हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के परावर्तन का प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित कुछ घटनाओं को देखा था। अपवर्तन पे आधारित घटनाएं जैसे जो लेंस होता है उससे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये अपवर्तन पे आधारित तो घटना है ना। प्रकाश का जो अपवर्तन है उस पर आधारित घटनाओं का अध्ययन हमने किया था। ठीक है, देखिए लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण आपने देखा था और आपने बोला था कि लेंस जो है ये दो प्रकार के होते हैं। लेंस से जब प्रतिबिंब का निर्माण आपने देखा था तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा की थी। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है इसमें प्रतिबिंब के निर्माण की कितनी स्थितियाँ होती हैं? 6 स्थितियाँ होती हैं और अवतल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण की 2 स्थितियाँ होती हैं। इन 6 में से 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है उस उत्तल लेंस से वो कैसा प्राप्त होता है? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, उल्टा और वास्तविक प्राप्त होता है। और एक स्थिति में आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है? सीधा व आभासी। ठीक है, एक स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा प्राप्त होता है हमारे पास में? सीधा व आभासी प्राप्त होता है। ठीक है, अब इससे जो उल्टा और वास्तविक आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये वस्तु से छोटा हो सकता है, वस्तु के बराबर का हो सकता है और वस्तु से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन सीधा और आभासी जो प्रतिबिंब मिलेगा इस उत्तल लेंस से केवल और केवल वस्तु से बड़ा ही होगा। ठीक है, और अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की 2 स्थितियां हैं और दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब है वो कैसा मिलता है आपको? सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और ये सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है ये वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ये सीधा और आभासी जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, समझ में आई आपको मेरी बात? ये लेंसों से प्रतिबिंब के निर्माण की स्थितियां थी। तो यहाँ से एक बात तो हमें स्पष्ट है, ये पता चल रही है कि जो आपने प्रतिबिंब का निर्माण देखा है यहाँ पे, इन प्रतिबिंबों के निर्माण में आप एक बात देखना, सीधा और आभासी प्रतिबिंब दोनों ही लेंसों से प्राप्त होते हैं, लेकिन उत्तल लेंस से तो बड़ा आभासी प्रतिबिंब मिलता है और अवतल लेंस से छोटा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। अगर आपको ये बोला जाए कि किसी लेंस के जरिए आपको वस्तु के बराबर का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वो संभव नहीं है हमारे लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि किसी भी लेंस के द्वारा वस्तु के बराबर का सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये वो बातें हैं जो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए हम लोग इसमें। तो देखो यहां से क्या होगा हमारे पास में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रिज्म। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रिज्म। आज का हमारा टॉपिक हो गया प्रिज्म। तो इस प्रिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए क्या होगा और किस प्रकार से होगा। देखो चर्चा करते हैं इसके बारे में, प्रिज्म क्या होता है ना। देखो प्रिज्म के बारे में अगर अपन देखें तो पहले तो आप देखो पिरामिड आपने देखा होगा, टीवी में तो देखा ही होगा ना, पिरामिड का नाम सुना होगा आपने। तो पिरामिड जो होता है ना वैसी सी आकृति प्रिज्म होती है। ठीक है, बस अंतर ये है कि वो जो पिरामिड होता है वो अपारदर्शी होता है और ये जो प्रिज्म होता है ये पारदर्शी होता है। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को? अब प्रिज्म को निर्माण के लिए देखो, प्रिज्म के निर्माण के लिए इस प्रकार से बहुत सारे पृष्ठ लगे हुए होते हैं ना, समझे आप मेरी बात को? और ये जो पृष्ठ लगे हुए होते हैं ये पृष्ठ कैसे होते हैं? पारदर्शी पृष्ठ होते हैं और इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। समझे आप मेरी बात को? इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब अगर आपसे प्रिज्म जो है इसके बारे में पूछा जाए, प्रिज्म होता क्या है, उसके बाद में हम आगे देखें कि भाई प्रिज्म से अपवर्तन जो होगा प्रकाश का वो कैसे होगा, तो पहले हमें देखना है प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, जैसे प्रिज्म जो है ना, इसके लिए कम से कम ये 2 पृष्ठ आपको चाहिए और ये दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? पारदर्शी होंगे और ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए होंगे। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को? है ना, ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पर झुके हुए होंगे। मतलब पहली बात तो ये जो पृष्ठ है कैसे हैं? पारदर्शी हैं और ये किसी न्यून कोण पर झुके हुए हैं, एक दूसरे से न्यून कोण पर झुके हुए हैं और साथ में
ये एक दूसरे से किसी न्यून कोण पर झुके हुए हैं, या फिर न्यून कोण भी छोड़ो, किसी कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है। और साथ में प्रिज्म जो है वो प्रिज्म के हर बिंदु पे जो भौतिक अवस्था होती है वो समान होती है ना। तो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु की भौतिक अवस्था समान होती है वो कौन सा माध्यम होता है? समांगी माध्यम होता है, जो आपने दर्पण के समय में देखा था, ठीक है। तो ये कौन सा माध्यम है? समांगी माध्यम है, ठीक है ना। तो इनसे बनने वाली जो आकृति है वो क्या कहलाएगी? प्रिज्म कहलाएगी, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को। और इसमें कितने पृष्ठ होते हैं? कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पारदर्शी पृष्ठ होते हैं, ठीक है। कितने पृष्ठ लिए आपने? 2 पारदर्शी पृष्ठ हमने लिए हैं, ठीक है। मतलब ये कहा जा सकता है कि 2 पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई, है ना, 2 पारदर्शी पृष्ठों से घिरी हुई समांगी माध्यम की जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है? उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को। उसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। देखो, किसी कोण पर झुके हुए 2 पारदर्शी पृष्ठों, ध्यान से सुनना इस प्रिज्म की परिभाषा, किसी कोण पर झुके हुए 2 पारदर्शी पृष्ठों से बना, किसी कोण पर झुके 2 पारदर्शी पृष्ठों से बना समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है, ठीक है ना। किसी कोण पर झुके हुए 2 पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना समांगी पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। किसी कोण पर झुके हुए 2 पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना हुआ समांगी पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। और जो प्रिज्म होता है, देखो अब इस प्रकार का सा होगा, है ना। ये किसी कोण पर झुके हुए 2 पारदर्शी पृष्ठ हैं, और इन दोनों पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बनने वाली जो ये समांगी और पारदर्शी माध्यम की जो आकृति बनती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो ये इस प्रकार से 2 पृष्ठ झुके हुए हैं, देखिए, है ना। समझे आप मेरी बात को? समझ गए आप मेरी बात को? तो इसके हर एक पृष्ठ को, प्रिज्म के हर एक पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? और 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो ये कोण बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। इसे हम लोग प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? तो इसे हम लोग प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण कहते हैं। और इन 2 अपवर्तक पृष्ठों के मिलाने वाली जो ये रेखा होती है, कोर, है ना, 2 अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली कोर, कोर का मतलब किनारा, भुजा, ठीक है। 2 अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली जो ये कोर है, इस कोर को हम लोग क्या कह देते हैं? हाँ, 2 अपवर्तक पृष्ठ जो हैं, इनको मिलाने वाली जो कोर होती है, इसे हम लोग मुख्य कोर कहते हैं। समझे आप मेरी बात को? इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य कोर कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात को, है ना। इसे हम लोग मुख्य कोर या फिर अपवर्तक कोर कहते हैं। इसे मुख्य कोर या फिर अपवर्तक कोर कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब यहां से अगर अपन देखते हैं तो ये हमारे पास में प्रिज्म के बारे में हो गया, ठीक है। प्रिज्म के बारे में अभी तक आपने क्या देखा है? प्रिज्म के बारे में आपने बोला था, पहले तो इसकी परिभाषा देखी। तो इसकी परिभाषा में हमने क्या बोला था? 2 पारदर्शी पृष्ठों, है ना, 2 पारदर्शी पृष्ठों, मतलब किसी कोण पर झुके हुए 2 पारदर्शी पृष्ठों। इसकी परिभाषा में आपने क्या बोला? किसी कोण पर झुके हुए 2 पारदर्शी पृष्ठों से बना समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है, ठीक है ना। किसी कोण पर झुके 2 पारदर्शी पृष्ठों से बना समांगी पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। और किसी प्रिज्म के पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? जो पारदर्शी पृष्ठ होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? किसी प्रिज्म के पारदर्शी पृष्ठों को क्या कहा जाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और 2 अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण कहलाता है, ठीक है ना। और 2 अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली जो कोर होती है वो अपवर्तक कोर कहलाती है। समझ गए आप मेरी बात को? वो क्या कहलाती है? अपवर्तक कोर कहलाती है, ठीक है। अभी तो 3 डायमेंशनल शेप होगी, है ना, 3D, जैसे पिरामिड बनता है पूरे तीनों विमाओं में फैला हुआ, ऐसा, है ना। तो ऐसा होगा अगर, तो इसके जो अपने इसका जो ये एक कोई पृष्ठ होता है, इस पे अगर आप ऐसे लंब खींचते हो ना, अभिलंब खींचते हो, तो अभिलंब खींचने पे जो आपको आकृति मिलेगी एक त्रिभुज की जैसी, इसको हम क्या बोलेंगे?
इस प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बोलेंगे, ठीक है ना। प्रिज्म का हम क्या बोलेंगे, मुख्य परिच्छेद। तो ये वास्तव में आपको जो ये पूरा मिल रहा है ना, आपको ये पूरा, ये क्या है हमारे पास में, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। ये प्रिज्म का मुख्य ठीक है, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। तो अब आगे अगर अपन देखें इसमें, देखो क्या होता है, किस प्रकार से होता है। हमने अब तक जो बातें देखी है वो केवल प्रिज्म की परिभाषा की या फिर इससे संबंधित आधारभूत बातें देखी हैं, इसका पूरा विवरण अभी तक हम नहीं देख पाए, ठीक है ना। इससे अपवर्तन कैसे होता है ये हमने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास में प्रिज्म के बारे में, ठीक है। तो प्रिज्म की परिभाषा आपने देख ली, किसी कोण पर झुके हुए दो पारदर्शी पृष्ठों से बना समांगी पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। और प्रिज्म के प्रत्येक पृष्ठ को, पारदर्शी पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है, ठीक है। इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं। और दो अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली जो कोर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य कोर या फिर अपवर्तक कोर कहते हैं, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। और हमें किसी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ही दिखाई देता है, समझे आप मेरी बात, ठीक है। आगे देखें, ये तो था प्रिज्म का विवरण। अब प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है उसका विवरण और देखना है हमें, ठीक है। देखो देखिए, प्रिज्म से अपवर्तन अगर अपन देखते हैं कैसे होता है। प्रिज्म से अपवर्तन, इसके बारे में हम देखें कैसे होगा प्रिज्म से अपवर्तन। जैसे आप देखिए, ये हमारे पास में प्रिज्म का कोई मुख्य परिच्छेद है, मुख्य परिच्छेद बोलते हैं इसको, है ना। और ये जो प्रिज्म है इसके इस पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो हमने क्या ले लिया, n ले लिया। क्या ले लिया, n ले लिया, ठीक है ना, या n2 ले लिया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने क्या ले लिया, n2 ले लिया, समझे आप मेरी बात को। और ये जो प्रिज्म है ये n1 अपवर्तनांक के, ये जो प्रिज्म है ये n1 अपवर्तनांक के किसी माध्यम में रखा गया है, ठीक है ना। हमने ये क्या मान रखा है यहाँ पे कि जो प्रिज्म है इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या ले रखा है हमने यहाँ पे, n2 ले लिया। और ये जो प्रिज्म है ये n1 अपवर्तनांक के किसी माध्यम में रख रखा है हमने, ठीक है। और किसी माध्यम में रख रखा है हमने। और यहाँ पे आप देखिए, ये जैसे हमारे पास में, अच्छा यहाँ पे ये हमें पता है कि n2 का मान ज़्यादा है n1 से, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पे कि n2 का मान जो है वो n1 से ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो माध्यम सघन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सघन माध्यम है और ये इसकी तुलना में कौन सा है, विरल माध्यम है, ठीक है। ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से इस प्रिज्म पर आपतित हो रही है। ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि प्रिज्म पर आपतित हो गई, ठीक है। और ये जो प्रकाश की किरण थी प्रिज्म पे आपतित हो गई। अब देखो एक बात है, ये कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, यहाँ पे विरल माध्यम है और यहाँ पे आ गया सघन माध्यम। विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो चाल कम होगी। चाल कम होने का मतलब अपवर्तन कोण का मान कम होगा, और अपवर्तन कोण का मान कम होने का मतलब है कि ये जो किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। देखो, इसे इस पथ के अनुदिश ही आगे बढ़ना चाहिए था, ऐसे ही जाना चाहिए था ना इसको आगे, तो है ना। लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो अभिलंब हमने यहाँ पे अभिलंब ले लिया, ठीक है। और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी तो इस प्रकार से हो गया इसका अपवर्तन, समझे आप मेरी बात। इस प्रकार से इसका अपवर्तन हो गया। अब यहाँ से देखो, इसका ये अभिलंब की ओर झुके नहीं, ये अभिलंब है हमारे पास में। तब ये जो अपवर्तित किरण है इसका यहाँ इस पृष्ठ AC से फिर से अपवर्तन होगा और इससे फिर से अपवर्तन होगा। तो अब ये देखो सघन से विरल माध्यम में जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भी माध्यम कौन सा है, n1 अपवर्तनांक वाला ही माध्यम है। तो ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है। और अगर ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास में चाल बढ़ेगी। चाल बढ़ने का मतलब ये अभिलंब से दूर हटनी चाहिए। तो पहले तो हम देखें अभिलंब, तो ये देखो हमारे पास में जैसे आ गया अभिलंब, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। और
अगर ये अभिलंब है तो इस प्रकार से हो गया इसका अपवर्तन, और ये बिंदु ओ डैश से आती हुई प्रतीत होती है। समझे आप मेरी बात? ये बिंदु ओ डैश से आती हुई प्रतीत होती है। समझ गए आप मेरी बात? और ये बिंदु हमने क्या ले लिया? ओ ले लिया। ठीक है, ये किरण थी हमारे पास में पी और क्यू। ये पी क्यू क्या हो गई हमारे पास में? आपतित किरण हो गई। और इस आपतित किरण का जो अपवर्तन है ये किसके अनुदिश होता है? क्यू आर के अनुदिश होता है। समझे आप मेरी बात को? और ये जो अपवर्तित किरण है ये आर एस के अनुदिश निर्गत हो जाती है। ठीक है, ये जो अपवर्तित किरण है ये आर एस के अनुदिश निर्गत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो कोण है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण हो गया आपतन कोण, जिसको आपने I1 से दर्शा दिया। और ऐसे ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण है भाई, ये अभिलंब हो गया, ये निर्गत किरण हो गया, इनके बीच का जो कोण है इसको आपने किससे दर्शा दिया? I2 से दर्शा सकते हो, इसको निर्गत कोण बोलते हैं। I2 की जगह आप इसे स्मॉल ई से भी लिख सकते हो भाई। ठीक है ना, I2 की जगह पे आप इसे स्मॉल ई से भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, इनके बीच का जो ये कोण है हमने क्या मान लिया? R1 मान लिया। ऐसे ही इनके बीच का यहाँ पे जो कोण है हमने क्या मान लिया? R2 मान लिया। ठीक है, ये था, है ना। अब एक बात आप देखिए, ये जो प्रिज्म है ये इस प्रिज्म के लिए कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ठीक है, हम नाम लिख देते हैं इसका। ये हमारे पास में कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण हो गई। ठीक है, और आर एस पे आप विचार कीजिए, ये वाली ये कौन सी किरण हो गई हमारे पास में? निर्गत किरण हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें आपतित किरण और निर्गत किरण हमें प्राप्त हो गई है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो इन आपतित किरण का तो मूल पथ देखो ये था, और इस निर्गत किरण का मूल पथ है ये, है ना। और इन मूल पथों के बीच में देखो ये एक न्यून कोण बन रहा है ना। और ये जो न्यून कोण है इसे हम लोग डेल्टा से या फिर कैपिटल डी से दर्शाते हैं। डेल्टा या फिर कैपिटल डी से दर्शाते हैं, इसे विचलन कोण कहा जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। यहाँ पे डेल्टा या फिर जो कैपिटल डी है इसे हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। समझे आप मेरी बात को? इसको हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे हम लोग एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? तो अच्छा, यहाँ पे प्रिज्म का एक अपवर्तक पृष्ठ तो ए बी हो गया और एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया ए सी, और इनके बीच का जो ये कोण है ए, ये कौन सा कोण हो गया? प्रिज्म कोण हो गया। समझ गए आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, इसमें देखो आपको भाषा क्या लिखनी है। इसमें हम लिखेंगे चित्रानुसार माना ए प्रिज्म कोण व N2 अपवर्तनांक। ठीक है, ए प्रिज्म कोण, या फिर आप ये मान लीजिए चित्रानुसार माना N2 अपवर्तनांक, है ना। N2 अपवर्तनांक वाला कोई प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण ए है, N1 अपवर्तनांक के किसी माध्यम में रखा है, N1 अपवर्तनांक के किसी माध्यम में रखा है। ठीक है ना। इस पर आपतित किरण PQ QR के अनुदिश अपवर्तित होती है, और यह अपवर्तित किरण जो है ये RS के अनुदिश निर्गत हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला कोण I1 मान लिया, ये निर्गत कोण जो है इसको आपने I2 या फिर E दोनों से दर्शा सकते हो, और ये जो कोण है यहाँ पे ये R1 और R2 आपने मान लिया। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? तो यहाँ से अगर अपन देखें, है ना, अब देखिए जो चतुर्भुज हमारे पास में बन रहा है ये अभिलंब है भाई, ये अभिलंब है। इसका मतलब अभिलंब का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वाला जो इस पृष्ठ से कोण 90 का है और ये बचा हुआ कोण 90 का है। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ से अगर अपन देखें तो एक चतुर्भुज हमारे पास में बन रहा है AQOR बन रहा है क्या? AQOR, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास में? 360 होता है ना। तो यहाँ से आप देखो ये वाला कोण जो है 90 है, और ऐसे ही ये वाला जो कोण है 90 है। तो 90 और 90 इन दो कोणों का योग कितना हो गया हमारे पास में? 180 तो हो गया। तो बचे दो कोण कौन से? ए और ओ, यही तो दो कोण बचे ना। तो इन दो कोणों का योग कितना बचेगा हमारे पास में? 180 बचेगा भाई। चारों कोणों का योग 360 होता है, उसमें से इन दो कोणों का योग 180 हो गया, तो बचे हुए दो कोणों का योग कितना होगा? 180 तो होगा। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि A प्लस O का जो मान है हमारे पास में, कोण A प्लस कोण O का जो मान है वो कितना होगा हमारे पास में? 180 डिग्री, और ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम देखें यहाँ से, तथा त्रिभुज ये QOR जो त्रिभुज बन रहा है इसमें आप देखो QOR में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना।
तो यहाँ पे इस R1 R2 और इस O का जो योग है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में 180 आना चाहिए। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में R1 प्लस R2 प्लस O बराबर आ जाएगा 180। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को मिला के देखिए आप। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए हमारे पास में R1 प्लस R2 प्लस O बराबर हमारे पास में मान कितना आया था 180, और इस 180 का मान समीकरण 1 से हमें कितना मिला है A प्लस O से O कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में कितना आ गया R1 प्लस R2 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में A आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से अगर अपन देखें ये पूरा कोण I1 है, तो सीधी सी बात है ये कोण भी I1 होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। ये पूरा कोण I1 है, इसमें से ये R1 है, तो ये कोण कितना बच जाएगा हमारे पास में I1 माइनस में R1, यही बचेगा ना। ऐसे ये पूरा कोण I2 है, तो ये पूरा कोण भी I2 होगा, और इसमें से ये R2 है, तो ये वाला कोण कितना बच गया हमारे पास में, ये बच गया I2 माइनस R2, यही बचेगा ना। समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो हमें पता है कि जो त्रिभुज बन रहा है देखो QO'R, इस त्रिभुज में आप देखो हमें पता है कि त्रिभुज के जो दो अंतः कोण होते हैं, इन दो अंतः कोणों का जो योग है वो हमेशा किसके बराबर होता है, बहिष्कोण के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो योग है वो हमेशा किसके बराबर होता है, बहिष्कोण के बराबर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें, देखना किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का जो योग है वो बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये हमने मान लिया कोण क्या था हमारे पास में I2 माइनस में R2। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें तो पुनः है त्रिभुज बन रहा था हमारे पास में QO'R में, इनमें देखें तो अंतः कोण कौन से हुए, ये I1 माइनस R1 और ये हो गया I2 माइनस R2। इन दो कोणों का जो योग है वो बहिष्कोण के बराबर होगा, और बहिष्कोण क्या है हमारे पास में यहाँ पे डेल्टा। तो पुनः है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 बराबर किसके आ गया, डेल्टा के बराबर आ गया ना। तो यहाँ से आप देखिए I1 और I2 वाले साथ में लिख दिए हमने, I1 प्लस I2 और ये माइनस का R1 और माइनस का R2, इनमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 और बराबर हमारे पास में किसके आ गया, डेल्टा के आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन देखें तो देखिए I1 प्लस I2 माइनस यहाँ पे था R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 का मान समीकरण 3 में आपने कितना प्राप्त किया A, यही है ना। तो इस R1 प्लस R2 की जगह समीकरण 3 से आपने इसका मान लिख दिया A, और बराबर कितना आ गया हमारे पास में डेल्टा। ठीक है ना, बराबर हमारे पास में कितना आ गया, डेल्टा आ गया। समझ गए आप मेरी बात को। ये तो था हमारे पास में सामान्य इसका विवरण, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 4। ठीक है, लेकिन हमें क्या दर्शाना है, हमारे टॉपिक का क्या नाम है, प्रिज्म से अपवर्तन। और अपवर्तन के बारे में देखना है तो अपवर्तन का संबंध, अपवर्तन से संबंधित जो स्नेल का नियम है वो काम में लेना पड़ेगा आपको, और वो होता है हमारे पास में साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर क्या होता है हमारे पास में N2 अपॉन में N1, जिसको आप N21 भी बोलते हो, बोल सकते हैं ना, है ना, यही होता है। तो ये नियम ही तो लगाना पड़ेगा हमें, है ना। तो अब ये जो नियम है स्नेल का नियम लगाने के लिए आपको I और R इन दो कोणों का मान चाहिए। I का मतलब आपतन कोण और R का मतलब अपवर्तन कोण, इनका मान चाहिए ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें विचलन कोण का मतलब होता है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये अपनी मूल स्थिति से इतना हिल गई, इतने डिग्री कोण पर हिल जाती है। ठीक है ना, तो इसमें कितना विचलन होता है, अपने मूल पथ से कितना विचलित होती है, कितने कोण पर हिल गई है, वो होता है विचलन कोण। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अगर अपन देखें तो हमारे पास में न्यूनतम विचलन डेल्टा की जगह हमारे पास में विचलन कोण जो था इसकी जगह क्या आएगा, न्यूनतम विचलन आएगा डेल्टा M आ जाएगा। M का मतलब मिनिमम, न्यूनतम। ठीक है, लेकिन न्यूनतम विचलन कब होगा, अब एक बात देखना आप, न्यूनतम विचलन कब होता है, कम से कम विचलन, मतलब ये कम से कम अपनी स्थिति से हिलेगी, है ना, वो कब होगा, जैसे ये प्रकाश की किरण जितने कोण, जैसे अब आपतित हुई थी, अगर ये ऐसी की ऐसी निकल जाती तो इसमें विचलन कोण न्यूनतम हो जाता, जीरो ही हो जाता, विचलन होता ही नहीं। मतलब न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रकाश की किरण विचलन मान लीजिए नहीं हो रहा है, सपोज कीजिए विचलन हुआ ही नहीं है, किरण हिली नहीं है अपनी जगह से,
तो ये किरण ऐसी की ऐसी ही चली जाएगी ना। अगर ये ऐसी की ऐसी ही चली जाएगी तो इस स्थिति में ये I1 और ये I2 दोनों ही बराबर हो जाएंगे, तो जितने कोण पे आपतित हुई थी उतने पे निर्गत हो गई, है ना। और अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो सीधी सी बात है R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए, आप अपने दिमाग में इसका प्रतिबिंब एक बनाइए, ठीक है ना। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमने क्या मान लिया कि I1 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास में I2 के, जिसको आप I भी मान सकते हो, और ऐसे ही R1 बराबर हो जाएगा R2 के, और इसको हम R भी मान सकते हैं, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? ये आ गया हमारे पास में, ठीक है ना। अब आगे अगर अपन कोशिश करें इसमें क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये शर्तें हो सकती हैं। ये शर्तें आप लगाइए समीकरण नंबर 3 से। देखिए आपने समीकरण 3 में क्या बोला था, R1 प्लस R2 बराबर हमारे पास में क्या था, A था, क्या था। लेकिन ये R1 और R2 दोनों बराबर है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, और किसके बराबर है, R के बराबर है। तो ये दोनों ही R के बराबर कर दो आप, बराबर A आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2R बराबर A हो गया ना। भाई ये क्या हो गया हमारे पास में, 2R बराबर हो गया A। तो यहाँ से R का मान कितना आ गया हमारे पास में, A/2। ये हो गया समीकरण नंबर 5, क्योंकि हमें I और R के तो मान चाहिए थे। R का मान तो आ गया हमारे पास में। और चौथे समीकरण से अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 माइनस A बराबर डेल्टा था, और ये I1 और I2 दोनों किसके बराबर है हमारे पास में, यहाँ पे I के बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है, I के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से इस I1 की जगह पे आपने I लिख दिया, प्लस I2 की जगह I लिख दिया, माइनस A बराबर आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा M आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से I प्लस I क्या हो गया हमारे पास में, 2I, माइनस में A बराबर आ जाएगा हमारे पास में डेल्टा M। तो ये हो गया 2I माइनस में A बराबर डेल्टा M, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ से I का मान देखिए क्या आ जाएगा, 2I बराबर आ गया हमारे पास में डेल्टा M, और प्लस में आ जाएगा A, तो और ये 2 इधर गुणा में है तो बट्टा में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए क्या हुआ, कोण I का मान हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा M प्लस A/2। ये हुआ क्या, ये आ गया हमारे पास में I का मान है जो समीकरण नंबर हो गया 6, ठीक है। ये I का मान है जो कि समीकरण नंबर हो गया हमारे पास में 6, ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो अब स्नेल का जो नियम है वो लगाइए आप। अब स्नेल के नियम से साइन I अपॉन में साइन R बराबर आ जाएगा हमारे पास में N2 अपॉन में N1 बराबर हो जाएगा N21, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा, देखिए N21 का जो मान है कितना आ गया, साइन I अपॉन साइन R। तो साइन और I का मान आपने लिख दिया डेल्टा M प्लस A, और बट्टा में आ गया 2 बट्टा साइन R का मान हो गया हमारे पास में A/2। और तो यहाँ से हम देखें अगर ये N21 का मान हो गया हमारे पास में, ठीक है। लेकिन इस मान को आप इसके अलावा भी लिख सकते थे, देखना पुनः अगर अपन देखें यहाँ से, दोबारा से अगर अपन देखें यहाँ से, देखिए पुनः है साइन I अपॉन में साइन R बराबर हमारे पास में क्या होता है N21, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे बोल दिया है कि जो कोण था I और R ये हमने मान लिया अल्प है, ठीक है। यदि I व R अत्यल्प हैं तो उस परिस्थिति में साइन I जो है ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, I के, और साइन R जो है ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R के। ये महत्वपूर्ण है भाई डेरिवेशन, ये जो प्रिज्म वाला डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है, और लगभग ये पूछा जाता है, बड़े सवाल के रूप में पूछा जाता है, बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, ठीक है। समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ से आप देखिए साइन I लगभग I के बराबर हो गया, साइन R लगभग R के बराबर हो गया। तो इसलिए N21 बराबर आ जाएगा हमारे पास में I अपॉन में R, और
N21 बराबर आ गया आई का मान हमारे पास में कितना है, डेल्टा एम प्लस ए बट्टा 2। ये आ गया हमारे पास में डेल्टा एम प्लस ए और बट्टा का 2 और बट्टा में आर का मान आ गया ए बट्टा 2। तो देखिए आप यहाँ से ए से तो बट्टा वाले 2 से तो 2 कैंसिल हो ही गया है ना। तो यहाँ से हमारे पास में N21 का जो मान है वो कितना आ गया, N21 का मान हमारे पास में कितना आ गया, डेल्टा एम प्लस ए बट्टा ए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, किसका मान आ गया, ये N21 का, मतलब अपवर्तनांक का मान आ गया। ठीक है, आगे अगर अपन देखें तो देखो पुनः है, यहां से आप देखिए ये जो a है ये इधर आ सकता है गुणा में, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा, N21 इंटू ए बराबर आ जाएगा डेल्टा एम प्लस ए, ये है ना। अब ये जो a है ये भी इधर ले आओ आप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में डेल्टा m बराबर क्या आ गया हमारे पास में, N21 इंटू ए और माइनस में a, तो डेल्टा m बराबर आ जाएगा हमारे पास में, a हमने ले लिया कॉमन तो क्या हो गया, N21 माइनस में 1 और इंटू में आ गया a हमने कॉमन ले रखा है। ठीक है, ये हो गया ना, समझ में आ गया आपको। ये हमारे पास में डेल्टा m का मान आ गया, है ना। अब यदि आप यहाँ पे देखो कुछ आगे और चीज़ें देखते हैं, तो ये जो पीछे का जो विवरण था ये मैंने पूरा बता दिया था आपको, आपके नोट्स में पूरा विवरण आपको मिल भी जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे मान लिया, वहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है ना, आप देखना भी, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो या फिर आपसे नहीं हो पा रहा हो, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना एक बार आज घर पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। अगर आपसे नहीं होता है, आपको दिक्कत लगती है, तो आप आज ही कमेंट करके बताएंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दीजिएगा, है ना। यूट्यूब पे कमेंट की तुलना में आप हमें व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट्सएप नंबर आपके पास में होंगे, नहीं होंगे तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा वो। ठीक है, तो आपने ये जो व्यंजक, आपको 3 व्यंजक मिले हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में देखिए हमने बोल दिया, यदि माध्यम 1 तो हमारे पास में क्या है, यदि माध्यम 1 वायु व माध्यम 2 कांच है, तो उस परिस्थिति में अगर अपन देखें, माध्यम 1 तो है वायु और माध्यम 2 क्या है हमारे पास में, कांच है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, इस स्थिति में माध्यम 1 अगर वायु है तो N1 जिसका मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1, है ना, वायु का अपवर्तनांक 1 ही होता है। और N2 का जो मान है वो हमने किसके बराबर मान लिया, N के बराबर मान लिया। तो इसलिए N21 का जो मान है वो देखिए क्या होता है हमारे पास में, N2 अपॉन में N1 बराबर आ जाएगा N अपॉन में 1 यानी कि N। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को, N21 का मान N आ जाएगा। तो अतः यहाँ से अगर अपन देखें तो ये वाला सूत्र देखिए, इसमें N21 का मान था ना, तो यहाँ से N21 की जगह N आ गया और बराबर आ जाएगा हमारे पास में साइन, और यहाँ पे क्या था हमारे पास में, डेल्टा m प्लस ए बट्टा 2 और बट्टा में साइन r बट्टा 2। ठीक है, एक तो ये व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। और नीचे वाला व्यंजक आप देखिए, यहाँ से भी आपको n का मान मिलेगा, n बराबर यहाँ से हमारे पास में कितना आ गया, डेल्टा m प्लस ए बट्टा ए, ये है ना। और एक हमें उस वाले व्यंजक से डेल्टा m का मान मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें डेल्टा m का जो मान है वो हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा, तो देखिए डेल्टा m का जो मान है वो हमारे पास में कितना हुआ, डेल्टा m का जो मान है वो हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा, बराबर आ गया N21 का मान हमने लिख दिया N-1 और इंटू में आ गया a। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। ये आ गया हमारे पास में डेल्टा, ये हो गया हमारे पास में न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो इसके बारे में अगर अपन देखें तो क्या होगा और किस प्रकार से होगा,
ये था हमारे पास में डेल्टा एम का नया मान आ गया। कब? जब पहला माध्यम तो हमारे पास में है वायु और दूसरा माध्यम क्या है हमारे पास में? कांच। ठीक है, पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम क्या है हमारे पास में? कांच है। ठीक है ना, उस स्थिति में आ गए ये मान, मतलब तीनों जो मान थे मॉडिफाई हो गए। आपको देखो एक बात ये ध्यान रखना, ये तो पूरा लिखना ही है, शुरुआत में n21 वाली स्थिति से लोगे, इसका अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक n2 लोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने मान लिया कि पहला माध्यम तो वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, शुरुआत में नहीं करना है। पूरा डेरिवेशन आप n1 और n2 के हिसाब से लेके चलोगे, उसके बाद में आगे करोगे इसको। ठीक है, उसके बाद में इसको आगे हल करोगे आप, तो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम देखें। देखिए तो अब ये आ गया हमारे पास में, अब आगे हम देखते हैं इसका विवरण। ठीक है, ग्राफ देखो आप, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि विचलन कोण यानी डेल्टा और आपतन कोण यानी आई के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमें किस प्रकार का प्राप्त होता है, उस विवरण के बारे में और देखें हम लोग। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, तो इनके बारे में अगर अपन देखें क्या होगा और कैसे होगा। तो ग्राफ देखिए आप यहाँ पे, विचलन कोण हो गया डेल्टा एम और यहाँ पे आपतन कोण हो गया आई। तो यहाँ से अगर अपन देखें, ये हमारे पास में देखो, इसमें आप क्या करते हो, आप ये प्रैक्टिकल में भी आपके ये जो ग्राफ है ना, ये प्रैक्टिकल में भी है, या फिर आप ये बोल दीजिए प्रिज्म से जो अपवर्तन होता है इसको दर्शाना, प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन को दर्शाने का जो एक प्रैक्टिकल भी है ना, एक एक्सपेरिमेंट भी है हमारे प्रैक्टिकल्स में भी है, ये बड़ा प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, आपतन कोण जो होता है ना, प्रकाश की किरण का आपतन कोण जो होता है आई, है ना, वो हम अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है ना, आपतन कोण अलग अलग ले लेते हैं, उसके संगत हम लोग को विचलन कोण उस चित्र से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, मतलब आई के अलग अलग मानों के संगत जो विचलन कोण है डेल्टा मान लो आप यहाँ पे, इसके अलग अलग कोण हम प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग मान हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, मान लो शुरुआत में हमने 30 डिग्री कोण पर प्रकाश की किरण आपतित करवा दी और उसमें हमने मान लिया जैसे 48 डिग्री पर प्रकाश की किरण निर्गत होती है, तो नहीं, विचलन कोण 48 डिग्री हमें मिलता है। जैसे दूसरी बार हमने प्रकाश की जो किरण थी वो 35 डिग्री पर आपतित करवा दी, अब निर्गत कोण कुछ और हो जाएगा। फिर हमने आपतन कोण का मान 40 कर दिया और 5 डिग्री बढ़ा दिया, तो निर्गत कोण कुछ और हो जाएगा। फिर आपतन कोण और आप बढ़ा दो 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60, ऐसे आप 6-7 रीडिंग तक लेते हो, 6-7 प्रेक्षण तक करते हो। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो उस स्थिति में आप देखिए क्या होगा हमारे पास में। शुरुआत में तो क्या होता है, आई का जब मान बढ़ता है ना, शुरुआत में आई का मान बढ़ने पर डेल्टा का मान कम होता है। तो शुरुआत में आप देखिए आई का मान बढ़ने पे कुछ रीडिंग्स तक डेल्टा का मान कम होता है ना। शुरुआत में आई का मान बढ़ने पर डेल्टा का मान कम होता है। तो ये जो देखो आप डेल्टा का जो मान है ये घटकर यहाँ पे न्यूनतम हो गया, सबसे कम मान यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास में डेल्टा की जगह क्या आ गया, डेल्टा एम आ गया, न्यूनतम विचलन कोण आ गया। और न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में आप क्या बोलते हो, I1 किसके बराबर होता है, I2 के बराबर होता है, आई हो जाता है यहाँ पे, है ना। या फिर वो भी छोड़ो, आपने बोला कि शुरुआत में जो आपतन कोण होता है उसको बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है। ठीक है, और घट के जब ये न्यूनतम हो जाएगा उसके बाद में अब आपतन कोण को आप बढ़ाओगे तो फिर से विचलन कोण का मान बढ़ने लग जाएगा और इस विचलन कोण का मान इस हिसाब से बढ़ेगा, आप देखो। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये हमें किसकी आकृति में मिलता है, यू की आकृति का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। ये जो ग्राफ हमें प्राप्त हुआ है किसके आकार का प्राप्त होगा, यू के आकार का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, तो ये था हमारे पास में प्रिज्म से अपवर्तन। तो देखो प्रिज्म से अपवर्तन के बारे में हमने देख लिया और इस अपवर्तन के आधार पर कुछ घटनाओं, इस अपवर्तन के आधार पर कुछ व्यंजक हमने देख लिए थे। ठीक है ना, एक तो n का मान आपने देख लिया था, n21 के रूप में भी था, अभी पूरा डेरिवेशन आपको दिखाया गया था जो कि बाकी का हमने हटा दिया यहाँ से, है ना। और एक ग्राफ देख लिया, ये ग्राफ महत्वपूर्ण होता है जो कि हमारे मेजर एक्सपेरिमेंट्स के रूप में भी हमसे पूछा जाता है, बड़े प्रैक्टिकल्स के रूप में आता है आपकी, है ना। प्रैक्टिकल्स में है ये ग्राफ, प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन को दर्शाने का ग्राफ होता है कि वास्तव में प्रिज्म से अपवर्तन हो रहा है ना। और उसके लिए हमें विचलन कोण और आई के मध्य ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है ना, अलग अलग मानों के लिए हम ग्राफ बनाते हैं और यहाँ से हम ये सत्यापित करते हैं कि शुरुआत में तो आई के जो मान होते हैं ना उनको बढ़ाने पर, शुरुआत में आई के मान बढ़ाने पर 2-3 रीडिंग तक बढ़ाने पर क्या होता है, जो विचलन कोण होता है इसका मान घटता है और उसके बाद में अचानक से आई का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ने लग जाता है। मतलब इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है विचलन कोण और आई के बीच में, आपतन कोण के बीच में,
ये ग्राफ हमें किस आकार का मिल जाता है, अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है ये हमें अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का प्राप्त होता है। और ये ध्यान रखिएगा आप, ये जो डेरिवेशन है ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो पूरा डेरिवेशन आपने पढ़ा था पूरा, कुछ पार्ट मैंने हटा भी दिया यहाँ पे हमने इसका, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आज ही प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, और व्हाट्सएप के लिए भी मैं आपको नंबर बता देता हूँ, है ना। आप व्यक्तिगत रूप से हमें बता सकते हैं, इस नंबर पर भी बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमें कुछ बच्चों, आपने से ज़्यादातर बच्चों के पास में, लगभग सभी के पास में होंगे ये नंबर, नहीं है तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। आप हमें व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पे बता सकते हो, या फिर यूट्यूब के जो लिंक है उस पर भी आप हमें बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में प्रिज्म से अपवर्तन, और प्रिज्म से अपवर्तन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, प्रिज्म क्या होता है, इससे संबंधित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, इनके बारे में हम देख चुके हैं। अब इससे आगे हमें देखना है प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है, मतलब प्रकाश अलग अलग रंगों का दिखाई देता है जैसे इंद्रधनुष के जैसा, है ना, वो क्यों होता है और कैसे होता है ना, और उसके लिए शर्तें क्या क्या होती है उसका हम विवरण पढ़ेंगे, लेकिन वो जो विवरण है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको आज जो बताया गया है यहाँ तक का आप पूरा विवरण देखिए, इनकी चर्चाएं कीजिए, है ना, और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको आना ही चाहिए, लगभग प्राय ये निश्चित सा प्रश्न है कि ये पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को। तो ये हो गया हमारे पास में, अच्छा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और ये प्रिज्म का विवरण था, ठीक है। अब इससे आगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन वो हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।